हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का देखिए जो एडिटोरियल पेज है इस प्रकार से। अरे सबसे पहले तो मेरे देश के सभी फ्यूचर लॉयर, जजेस, प्रोफेसर सभी को हैप्पी होली, आपके एंड आपके परिवार को। आप लोग जो हैं आज के दिन को बड़े अच्छे से मनाइए। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पानी वानी से कम खेलिए, फिर आप बोलेंगे सर बहुत ज्ञान दे रहे हैं। भाई थोड़ा बहुत अगर करना भी है कर लेना, लेकिन लिमिटेड करना। और बहुत सारे स्टेट्स में तो ऑलरेडी ड्राई होली घोषित हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र में ड्राई है इस बार। और बाकी मोस्ट ऑफ द जगहों पे इलेक्शन का माहौल था ना, तो मुझे लगता है इसलिए वाटरलेस होली वाला इस बार प्रमोशन नहीं हुआ, वरना होता तो है। ठीक है, चलिए। एंड थोड़ा तरीके से खेलिएगा यार, और जो बदतमीजी कुछ कुछ कर लोग करते हैं उनसे बच के रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के जो एडिटोरियल्स हैं उसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया है रेलवे से रिलेटेड, इसको अच्छे से देखा जाएगा यार, बड़ा अच्छा एक इसमें एंगल निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे है इन सैंक्शन रूट व्हाट द वर्ल्ड मस्ट टेक नोट ऑफ। देखिए ये आर्टिकल तो क्या कह रहा है वो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 पैराग्राफ पढ़े, मुझे मज़ा नहीं आया। बट मेरे को समझ में आया कि बात यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इससे अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो अभी क्या हुआ है ना, यूक्रेन रशिया का मसला है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि रशिया गलत है, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं सही भी एक एंगल से देखा जाए। मतलब देखिए जो ह्यूमन राइट वायलेंस और ये सब चीज़ें हैं ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रशिया का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था। वो क्लियर ये था कि यूएस क्यों यूक्रेन को नेटो में लाना चाह रहा था। क्यों लाना चाह रहा था आपको पता ही है। वो भी तो रशिया को प्रेशर में डालने के लिए ला रहा था। वो भी इसलिए लाना चाह रहा था ना कि फ्यूचर में कल को वॉर होती है तो रशिया को दबाया जाए। तो कोई भी कंट्री इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहेगी। तो रशिया ने जो ये करने की कोशिश करी, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए करने की कोशिश करी, एक अगर हम लॉजिकल वे में देखें इस बात को, ठीक है। अब अगर ठीक है आपने प्रोटेक्शन करने की कोशिश करी, सब कुछ ठीक था, लेकिन आपके ऊपर अब लग गए सैंक्शन। अब कोई भी कंट्री ना कुछ भी कर ले, कितनी भी आगे महान बन जाए, कितना भी न्यूक्लियर पावर ले आए, सैंक्शन लग जाते हैं ना, तब दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्यों हो जाती है यार, इकोनॉमी पटरी पे आ जाती है। कल हमने स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के बारे में देखा, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से बाहर हो गया, इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है, लोगों ने ऑयल खरीदने बंद कर दिए हैं। तो इकोनॉमी बड़ी बेकार हालत में पहुंच चुकी है। रशियन करेंसी की कंपेयर आप रेट देखो, आज की डेट में कितनी बुरी तरीके से डाउनफॉल हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी संकट की बात है किसी भी देश के लिए। इससे ना हर कंट्री को एक चीज़ ये लेनी चाहिए कि देखो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का ना एक गुट है, ये आपस में इकट्ठा है, ये कभी भी किसी के ऊपर सैंक्शन लगा के उसको खतरे में खड़ा कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ना आपको अपने अल्टरनेट निकालने चाहिए। ये एक अभी मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन देखो ऐसे ही चलते हैं। अभी देखो ना, चाइना, रशिया और इंडिया थोड़े थोड़े पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? देखो चाइना से थोड़ा सा हमारा रिलेशन बेटर हुआ है, कल फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिले थे, रूबल में यूज़ करके हम तेल खरीदने की बात भी कर रहे हैं। रूबल बोल दिया, युआन में। ये एक ऐसा पोर्शन है ना जिसको अभी वर्ल्ड अलग रखता है। जैसे इंडिया कितना ही वेस्टर्न कंट्री के साथ में हो जाए, कल को कोई बात होगी ना, हम पे सैंक्शन लगा देंगे ये, तब आप क्या करोगे? तो ये एक अल्टरनेट कुछ तरीका निकालना चाहिए सभी कंट्रीज़ को, कि ये जो सैंक्शन फ्यूचर में लगे ना, इससे बचा जा सके। तो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल वाज ऑल अबाउट, और इस पर मैंने अपने पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रख दिए हैं। अब ये कैसे हो सकता है? तो जैसे अपना पेमेंट सिस्टम बनाओ, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है तो उसको और प्रमोट करो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को और लेवल पे आपको लेके जाना होगा, तो चीज़ें जो है थोड़ी बेटर तरीके से सामने आ सकती हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक आर्टिकल है, इन कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड आंसर टू रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आज स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा हूँ, घर आया हुआ हूँ, तो इसलिए ऐसे पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ आपको। इन कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड आंसर टू रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। देखो एक ज़माना था जब हमारे यहाँ पे ना रिलीजन के हिसाब से वोट डलते थे, ठीक है, उल्टा बोल दिया। एक समय था जब कास्ट के हिसाब से वोट डलते थे। यादव लोग जो हैं वो लालू यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी, ये अपना वोट लेके चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। अब क्या है, अब थोड़ा सा रिलीजियस वे में भी डलने लग गया है वोट। इस बार देखो यूपी में क्या हुआ है, सपा वर्सेस सारी पार्टी एक साथ हो गई थी, इधर आपकी बीजेपी थी, तो क्या होने की कोशिश हो रही थी आप समझ रहे हो। लेकिन इस बार का इलेक्शन भी ये बात का प्रूफ है कि अब ना रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी कम हो रही है। और यही यहाँ पे ये लोग भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कास्ट बेस था, अब रिलीजन बेसिस पे करने की कोशिश हो रही है। पर इन सब के अलावा ना आपको डेवलपमेंट के बेसिस पे देना चाहिए वोट, कि किसको आपको लगता है जो देश का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकता है, और इस तरीके से आपको अपना जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बेसिक आर्टिकल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो आपको बताया था कि द हिंदू में ना आजकल एक टेक्स्ट करके पेज आने लगा है एडिटोरियल के जस्ट बाद, तो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं। तो उसी में से एक आर्टिकल आया है, वन मोर एज ग्रुप टू गेट वैक्सीन्स। देखो पहले क्या हुआ,
पहले 18 प्लस सभी को वैक्सीन लग चुकी थी, फिर 15 से 18 के लिए बात हुई, और अभी जो है ना वो 12 से 15 के बीच में बात हो गई, मतलब 12 एंड 14 के बीच में बात हो गई। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है? जो ये वैक्सीन यहाँ पे आई है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। कोर्बावैक्स, क्या नाम है गाइस? कोर्बावैक्स। ठीक है, ये कोर्बावैक्स जो है ना, ये वाली जो वैक्सीन है, ये बनाई गई है बायोलॉजिकल ई के द्वारा, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये फ्रॉम 12 टू 14 ईयर्स के बच्चों को जो वैक्सीन लगनी है वो है। बहुत सारे लोग पहले सजेस्ट कर रहे थे कि कोवैक्सीन भी लग सकती है, लेकिन फाइनली जो है गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है। ये जो आपकी कोर्बावैक्स है ना, ये यहाँ पे चुनी गई है 12 से 14 के बच्चों के लिए, और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अभी इसमें देखो राइटर जो है ना वो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्या कारण है जो कोवैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत हो सकती है। फिलहाल देखो ना, वर्ल्ड में कोविड की सिचुएशन जो है ना, आप लोग सोच रहे हैं सही हो गई, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल अगर आप देखो तो चाइना में देखो कितनी बुरी तरीके से कोविड फैल रहा है, ताइवान में कितनी गलत तरीके से, कितनी स्पीडली फैल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वापस आ रही हैं, और वैक्सीन जो है बहुत ज़रूरी है, देश के हर लोगों को वैक्सीन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इसके लिए प्रयास भी कर रही है। गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं, रिसर्चर लोग जो हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स लोग जो हैं, वो इसके लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये अच्छा है। तो यहाँ पे इस वैक्सीन का नाम आप ध्यान रखिएगा, कोर्बावैक्स है। ठीक है, कोर्बावैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक टर्म यूज़ हुई है NITAG। तो NITAG क्या है? इट्स एन एडवाइजरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू नेशनल गवर्नमेंट दैट इज यूज टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन रिगार्डिंग वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पे देखिए जो राइटर है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज ये किया है कि जो ये कोर्बावैक्स है ना, इसको आपका NTAGI के द्वारा भी अप्रूव नहीं किया गया है। तो यही यहाँ पे कहा गया था, तो मैंने NTAGI क्या होता है ना ये आपको बताया है, NITAG। और कोर्बावैक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लो तो बिगिनिंग मार्च 16, 12, 14 ईयर्स ओल्ड इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। दे विल बी गिवन कोर्बावैक्स, कंट्रीज सेकंड इंडिजियस वैक्सीन आफ्टर कोवैक्सीन, डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई। कोर्बावैक्स रिक्वायर्स इन मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन विच 2 डोजेज शेड्यूल 28 डेज अपार्ट। ठीक है, तो ये था आपका कोर्बावैक्स। और आपके घर में अगर 12 से 14 में कोई बच्चे हों तो प्लीज़ उनको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, जैसा भी जो सिस्टम है पता कर लीजिए और करिए। अब एक एडिटोरियल आया हुआ है बड़ा अच्छा, रेलवे से रिलेटेड। देखो अभी क्या है ना, रेलवे देखो, थोड़ा सा हम रेलवे के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इतिहास पे चलते हैं रेलवे के। विश्व का जो है द फेरी क्वीन इज़ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड, जो कि न्यू दिल्ली से अलवर के बीच में चलता है। यूनेस्को में 4 साइट्स इंडियन रेलवे की डिक्लेयर करी गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह। कौन कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई CST, कालका शिमला रेलवे। और नेशनलाइज जो है इंडियन रेलवे 1951 में हुआ था। टॉयलेट इंट्रोड्यूस हुए थे 1909 के अंदर। इंडियन रेलवे स्टार्टेड कंप्यूटराइज रिजर्वेशन इन न्यू दिल्ली 1986। इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटेड अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। 2000 के अंदर ममता बनर्जी जी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन टू बिकम द रेलवे मिनिस्टर थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस एडिटोरियल के बारे में। देखो ये एडिटोरियल क्या है, इंडियन रेलवे ना फिलहाल थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चल रहा है। देखो ये एक लौती ऐसी मिनिस्ट्री है ना जो अपनी फंडिंग खुद करती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। अब उसको तो कहीं से पैसा नहीं आ रहा ना, वो तो हम लोगों के टैक्स से पैसा कमा के वो अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। लेकिन रेलवे जो है वो अपनी अर्निंग खुद करती है, और अपनी अर्निंग से ही अपना मिनिस्ट्री को पूरा गवर्न करती है। रेलवे के साथ देखो अभी हो क्या रहा है ना, कि धीरे धीरे रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में डेवलप हुआ है वो पूरे टैक्स पेयर्स के पैसों से हुआ है। टैक्स पेयर्स जो टिकट खरीदते हो आप, इन सब के पैसों से हुआ है। तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पैसों से हुआ है वो बना के आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देना चाह रहे हो, ये कितनी गलत बात है, पहली चीज़। दूसरा राइटर बोल रहे हैं कि एक समय जब था, जब रेलवे जो है उस समय नए नए प्रोजेक्ट आते थे। अब क्या है ना कि अब कुछ ठीक है, जैसे वंदे भारत और इस तरीके की चीज़ें चला दी जाती है, लेकिन पहले की तरह रेलवे की जो है ना इम्पोर्टेंस वो कम होती जा रही है। ठीक है, आप लोग जो है फ्लाई वाला जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, एविएशन को आगे बढ़ा रहे हैं, टिकट सस्ते कर रहे हैं। चलो एक मुझे स्कीम का नाम बताओ हमारी गवर्नमेंट का जो एविएशन सेक्टर में है, कि लोग जो हैं आराम से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उड़ के मतलब थ्रू एयरलाइंस। बट अभी यहाँ पे राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रेलवे पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेसिकली ये आर्टिकल इसलिए भी आया है कि यूपीएससी के अंदर ना पहले सीट्स कम होती थी इंडियन रेलवे के, इस बार उसको बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए थोड़ी ओवरऑल सीट बढ़ गई है। तो मेन वहाँ पे भी लिखा है, लेकिन इन्होंने उसको कनेक्ट करते हुए ये जो बातें और भी लिखी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है।
एक बार फिर से देख लेते हैं। फेरी क्वीन जो है ये ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन है वर्ल्ड का। 4 साइट्स यूनेस्को में दर्ज है। नेशनलाइज 1951 में हुआ था। टॉयलेट 1909 में आए थे। 1986 में कंप्यूटर रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था। ममता बनर्जी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द रेलवे मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, आईसीजे प्रोविजनल मेजर्स ऑन मिलिट्री ऑपरेशन। आईसीजे का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए ना यूक्रेन ने आईसीजे में अपील करी थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आईसीजे के अंदर जो है यूक्रेन के पक्ष में फेवर आइवन डिसीजन आया है और रशिया को तुरंत अपने मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने को कहा है। अब क्वेश्चन है कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन बाइंडिंग होता है, तो जवाब है हाँ भैया होता तो है। क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कभी और भी आपने नाम सुना इसका? तो आपको याद होगा कुलभूषण जाधव जी के केस में, कुलभूषण जाधव जी जो भारत के एक नागरिक हैं जिनको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और बोलता है कि भारत के ये स्पाई थे, तो इनको पाकिस्तान ने फांसी दे दी थी। तो भारत इनके अगेंस्ट में गया था कि इन पे फांसी पे जो सजा है उसको रोक लगाई जाए आईसीजे के अंदर, और आईसीजे ने फिर स्टे लगा दिया था। तो ये है आईसीजे का जो फैसला है, होता तो बाइंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरीके के फैसले नहीं माने गए। इवन यूएस के द्वारा ही नहीं माना गया था। यहाँ पे देखिए, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना पीडीएफ से, तो यहाँ पे 2-3 केस के नाम लिखे हुए हैं, ऑल्दो आपको वो याद नहीं रखने, पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे किस किस केस के अंदर ना यूएस ने भी पहले आईसीजे के डिसीजंस नहीं माने। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ना, फिर यूनाइटेड नेशन में मैटर जाएगा, तो रशिया के पास तो वीटो पावर भी है। तो प्रॉब्लम ये ना कि बहुत ऐसा है तो बाइंडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें फंस भी रही है। यहाँ पे भी इन्होंने देखा बहुत सारे केसेस लिखे हुए हैं, इंटरनेशनल केसेस हैं ये सब, ऑल्दो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना तो एक काफ़ी डायमेंशन मिलेगा एज ए लॉ एस्पिरेंट। तो पढ़ना, पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल ही देता हूँ मैं, तो वहाँ से पढ़ना, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देख लेते हैं। इट्स एन प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूएन, 1946 में आई थी। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को हटा के ये जो है इनका अपना यूएन का चार्टर है, उस पर ये काम करती है। 2 मेन फंक्शन होते हैं, सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय स्टेट्स इन अकॉर्डिंग विद एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉज, और एडवाइजरी की तरह काम करना अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेंबर्स कितने होते हैं? 15 जजेस होते हैं। जो मुझे याद है कि भारत की भी एक जज हैं इसमें, दलवीर भंडारी, नाम ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये 2-3 साल पहले तक तो थे, अभी मैंने रिसेंटली इसको कभी इनके बारे में देखा नहीं है। आई थिंक ही विल बी देयर। इसके बाद 15 जजेस जो इसमें होते हैं ना, वो अलग अलग रीजन से फिक्स होते हैं, इनकी टर्म होती है, आई थिंक 9 साल की होती है, एक बार ये भी कंफर्म कर लेना। तो 15 जजेस जो हैं ये अलग अलग रीजन से होते हैं, 3 फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबिया। यही आपका आज का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं। भारत के जो हैं वो दलवीर भंडारी अभी हैं क्या, और 9 साल टर्म होती है क्या, ये दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबिया, 3 फ्रॉम एशिया, 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स, 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। तो ये जो संख्या होती है वो होती है आईसीजे में जजेस की, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग हमारी जो कोर्सेज हैं, क्लैट पॉइंट आपका अपना चैनल है जो ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLS, एलिट यूजी पीजी के क्लासेज एज वेल एज मॉक्स। आप इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। 2022 के बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, 2023 के बैचेस चल रहे हैं, इनके क्रैश कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो, आप इनके ईयर लॉन्ग बैच में इनरोल कर सकते हो। और क्लैट 2023 तो वैसे भी इस बार 18 दिसंबर में होना है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें जल्द से जल्द इनरोल करिए एंड तैयारी करिए अपनी, है ना। तो आज हमने यही सब देखा, हमने आईसीजे के बारे में देखा, देन हमने रशिया यूक्रेन वाला मामले में आईसीजे को देखा था, रेलवे के बारे में थोड़ा सा देखा, कोरबावैक्स के बारे में देखा, एंड कुछ एडिटोरियल्स की कहानियाँ देखने की कोशिश करी, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके न आपके परिवार को होली मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।